नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां हम सुन रहे हैं आज सुभद्रा कुमारी चौहान जी की प्रसिद्ध कहानी कान के बूंदे। सुभद्रा कुमारी चौहान जी हिंदी की प्रथम श्रेणी की कहानी लेखिकाओं में से है। हिंदी साहित्य में जब कहानियों का उदय हो रहा था, उस समय सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लेखनी से एक से बढ़कर एक बेहतरीन कहानियों का जन्म हुआ। 1905 में नागपंचमी के दिन सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म हुआ था। हिंदी साहित्य में अपना अतुलनीय योगदान देने के साथ आप एक क्रांतिकारी भी थी। देश के स्वाधीनता संग्राम में आपने अपना अतुलनीय योगदान दिया और आप जेल भी गईं और आपकी अल्प आयु में 45 वर्ष की अवस्था में ही एक्सीडेंट के द्वारा निधन हो गया। आपकी प्रसिद्ध कहानी है कान के बूंदे। तो हम चलते हैं आपकी कहानी पर। और हमारे चैनल पर विभिन्न पाठ्यक्रमों से लगी हुए महत्वपूर्ण कहानियों एवं उपन्यासों का संकलन किया गया है, तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार उन्हें भी सुनें। चलिए चलते हैं कहानी पर। कीमत पर विचार करने का समय न था, अतएव वे सिटी कोतवाल से मिलकर, जिससे उनकी बड़ी घनिष्ठता थी, हीरालाल को अपनी जमानत पर छुड़ा लाए। बूंदों के साथ ही 900 रुपये देकर वकील साहब ने हीरालाल को कचहरी भेजा और स्वयं भी कचहरी गए, किंतु दिन भर उनके मस्तिष्क में यही बात फिरती रही, 2000 रुपये कीमत के बूंदे आखिर इस स्त्री के पास आए कहाँ से? इन बूंदों के साथ कौन सा रहस्य छिपा है? वकील साहब एक बार जानने के लिए उत्कंठित हो उठे। हिरासत से बाहर आने पर हीरालाल ने झुककर वकील साहब के पैर छू लिए। अभी तक वह वकील साहब को केवल अपनी नौकरी के कारण ही नहीं छोड़ रहा था, किंतु आज से वह उनका भक्त हो गया और उनके मन ही मन उसने निश्चय किया कि चाहे इनके साथ रहकर मुझे अनेक विपत्तियां ही क्यों न उठानी पड़े, परंतु अब इस देवता का साथ नहीं छोड़ूंगा। शाम को बूंदों को लिए हुए वकील साहब के एहसान के भार से दबा हुआ वह घर लौटा। जेब से बूंदे निकालकर पत्नी के सामने रख दिए। कमला ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, क्यों, पसंद नहीं आए? हीरालाल बोला, वाह, पसंद क्यों नहीं आए? इतने अच्छे बूंदे और पसंद नहीं आते? बनने को भी दे गए। कमला बोली, बूंदे बनने को दिए, पर मैं तो यह कहना भूल ही गई थी कि यह यहाँ के नहीं, मद्रास के बने हैं। जब मैं बहुत छोटी थी तब हम लोग बाबू के साथ मद्रास गए थे, वहीं माँ के लिए बाबू ने इन्हें खरीदा था। हीरालाल बोला, शायद यही बात होगी, जब सुनारों ने बनाने से इनकार कर दिया होगा तभी वकील साहब ने लौटाया होगा। हीरालाल ने बूंदों की कीमत के बारे में, अपने पकड़े जाने के बारे में और वकील साहब ने उसे किस तरह छुड़ाया इस बारे में अपनी स्त्री से कुछ न कहा। शहर में प्लेग का प्रकोप हुआ। सब लोग शहर छोड़कर बाहर झोपड़े बनाकर या बंगलों पर रहने के लिए निकल आए। वकील साहब ने अपने बंगले में नौकरों की एक कोठी में हीरालाल को रहने की जगह दे दी। एक अहाते में ही रहते हुए संभवतः 2-3 महीने बीत गए, किंतु वकील साहब की पत्नी हीरा देवी और कमला से किसी प्रकार की जान पहचान न हो सकी। हीरा देवी ने उच्च कोटि की शिक्षा पाई। वह संस्कृत में कर्तव्य, काव्य तीर्थ और अंग्रेजी में बीए थी। साधारण सुंदर थी, पर स्वभाव जरा रूखा था। वह मौके मौके पर ही हंसती थी। साधारण लोगों से बातचीत वह कम ही करती थी। उन्हें अपने धन, विद्या और एक प्रतिष्ठित परिवार की कन्या होने का गर्व था। अपने आश्रित एक मुंशी की स्त्री से बातचीत करने में वह समय का दुरुपयोग समझती थी, इसीलिए उन्होंने कमला को कभी नहीं बुलवाया। इधर कमला इसके बिल्कुल विपरीत थी। वह अनिंद्य सुंदरी थी, खूब गोरा रंग, आकर्षक आंखें, पतले पतले होंठ, जिन पर सदा हंसी खेलती रहती थी। बड़ी नम्र और मिलनसार थी। पढ़ी लिखी बहुत साधारण थी। हिंदी की पुस्तकों के अतिरिक्त चिट्ठी लिख पढ़ लेती थी। अंग्रेजी के कोई अक्षर पहचान लेती थी। फिर भी उसे व्यवहारिक ज्ञान था। गृह कार्य में कुशल थी। साधारण से साधारण कपड़ों को भी ढंग से पहनना जानती थी और कपड़ों को इस ढंग से पहनती थी कि उसके शरीर पर मूल्यवान ही जान पड़ते थे। 20 साल की उम्र होने पर भी 14 साल की किशोरी जान पड़ती थी। उनके स्वभाव में एक प्रकार की लापरवाही और अल्हड़पन था, जो इस बात का साक्षी था कि इसने भी अपने जीवन में कभी अच्छे दिन देखे हैं।
जिस दिन से कमला को मालूम हुआ कि हीरा देवी ने उसके इयररिंग्स मंगवाए और पसंद किए हैं, उनसे मिलने के लिए कमला की उत्सुकता और बढ़ गई। एक दिन दोपहर को वह हीरा देवी से मिलने गई, जिसकी सूचना हीरा लाल ने अपनी मालकिन को पहले से ही दे रखी थी। बरामदे में एक चटाई पड़ी थी, कमला उस पर बैठ गई। साधारण अवभगत के बाद हीरा देवी पास पड़ी हुई कुर्सी पर बैठकर एक मासिक पत्रिका के पन्ने उलटने लगी। बीच बीच में वह कमला की बातों का उत्तर भी दे जाती थी। उन्होंने अपने किसी भी व्यवहार से यह प्रकट न होने दिया कि कमला के आने से उन्हें किसी तरह की प्रसन्नता हुई। प्रत्युत उन्होंने यही प्रकट किया कि उसके आने से उनके काम में विघ्न नहीं पड़ा है। उनके मुंह के भाव से कुछ ऐसा ही प्रकट हो रहा था जैसे उन्हें कमला के रूप और लावण्य से ईर्ष्या हो रही हो। कमला एक साधारण जामदानी की कढ़ी हुई गुलाबी रंग की साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहने थी। हाथों में 3 कांच की चूड़ियाँ और कानों में वही हीरे के इयररिंग्स चमक रहे थे। वह इस आशा में थी कि हीरा देवी यदि कुछ भी उसके बुंदे के विषय में पूछेंगी तो वह बातों ही बातों में उन्हें बतला देगी कि यद्यपि इस समय दिनों के फेर से वह उनके मुंशी की स्त्री है, किंतु वह भी किसी समय बड़े घर की लड़की थी और उसने भी अच्छे दिन देखे हैं। उनके पास एक नहीं अनेक जेवर थे इन बुंदों की तरह, किंतु हीरा देवी ने उसके साथ बातचीत करने में जो उदासीनता दिखलाई, उससे कमला के आत्मसम्मान को धक्का लगा। वह यहाँ आके पछता रही थी। वह उठकर जाने की आज्ञा लेने ही वाली थी कि इसी समय हीरा देवी किसी कार्यवश कुछ देर के लिए भीतर चली गई। कमला को रुक जाना पड़ा। वह वहीं चटाई पर बैठी उसी मासिक पत्रिका के पन्ने उलटने लगी। ठीक इसी समय वकील साहब ने घर में प्रवेश किया। कमला वकील साहब को पहचानती थी, किंतु वकील साहब उसे न पहचानते थे। कमला उठकर खड़ी हो गई। वह कहीं छिप जाने का स्थान ढूंढने लगी। इधर वकील साहब ने एक संभ्रांत महिला को इस तरह बरामदे में चटाई पर बैठाना कुछ अपमानजनक मालूम किया। पहले तो वह उल्टे पांव बाहर लौट जाने वाले थे, परंतु ना जाने क्या सोचकर उन्होंने कमला को संबोधित करके कहा, आप यहाँ बाहर क्यों बैठी हैं? आइए ड्राइंग रूम में बैठिए, मैं उन्हें बुला लेता हूँ। कमला कुछ न बोली, चित्र छाया की तरह वकील साहब के पीछे पीछे ड्राइंग रूम में बैठ गई। सच बात तो यह थी कि हीरा देवी की तरफ से इतना निरादर और वकील साहब के द्वारा इतना आदर, दोनों के व्यवहार में इतना अंतर देख कमला कुछ विस्मित सी हो गई। वकील साहब ने अंदर जाकर पत्नी से कहा और फिर बाहर आकर बैठ गए। हीरा देवी ने समझा कोई और मिलने आया, इसीलिए वह अपने कपड़े बदलने लगी। कपड़े बदलकर रसोइयों को चाय तैयार करने के लिए कहकर वह ड्राइंग रूम में आई, किंतु वहाँ किसी और को नहीं, कमला को ही पति के साथ खुले मुख मखमला कोच पर बैठे देखकर हीरा देवी के शरीर में आग लग गई। वह कुछ बोली नहीं, रूखे भाव से आकर वहीं दूसरी कोच पर बैठ गई। उनके आते ही कमला उठकर खड़ी हो गई और उनकी ओर लक्ष्य करके कहा, आज्ञा दीजिए, मैं घर जाऊं। हीरा देवी कुछ बोलने के पहले वकील साहब बोल उठे, चाय तैयार हो गई है, चाय लेके जाइए। एक तीव्र दृष्टि से पति की ओर देखकर हीरा देवी ने कमला से कहा, हाँ चाय पी के जाना, तैयार हो गई है। पर कमला रुकी नहीं। कमला की सुंदरता की छाप वकील साहब के हृदय पर प्रथम दृष्टि में ही पड़ गई, इसलिए वह सबकी नज़र बचाकर कभी कभी कमला के मुंह की ओर देख लिया करते थे, किसी बुरे भाव से नहीं। वे सौंदर्योपासक थे। प्रत्येक सुंदर वस्तु को देखना सृष्टि में उनकी दृष्टि में आवश्यक था। शिष्टाचार के तौर पर कमला के जाते समय हीरा देवी ने उसे कभी कभी आते रहने के लिए कहा। कमला इस कृपा के लिए धन्यवाद देकर अपने घर आई। कमला के जाते ही पत्नी पर तिरस्कार सूचक दृष्टि डाल वकील साहब ने कहा, यह कौन थी? वहाँ चटाई डालकर बैठा दिया, इतना बड़ा ड्राइंग रूम किस लिए है? हीरा देवी भी उसी तीव्र भाव से बोली, तो तुम क्या चाहते हो, नौकरों चाकरों को भी अपने साथ कुर्सी पर बिठाया करूं? यह तो तुम्हीं से होगा, मैंने यह नहीं सीखा। फिर भी अब वाद विवाद करने से क्या तात्पर्य है, जब तुमने उसे बुलाकर अपने पास कुर्सी पर बैठा ही लिया था। वकील साहब ने उत्सुकतापूर्वक नौकर चाकर पूछा, नौकर चाकर से तुम्हारा क्या तात्पर्य है? हीरा देवी ने रुखाई से कहा, ये मुंशी की ही तो स्त्री थी ना, नौकर चाकर नहीं तो क्या मेरी हमजोली है? वकील साहब कुछ नम होकर बोले, मुंशी की स्त्री ही सही, लाला हीरा लाल मेरा मुंशी है, उसकी स्त्री तो नहीं। उसके साथ तुम्हें नौकरों का सा बर्ताव नहीं करना चाहिए। जो सम्मान करना जानता है वह सम्मान पाता भी है। फिर गरीबों का सम्मान तो धनिकों से अधिक करना चाहिए।
यदि तुम उसे अपने साथ पहले से ही ड्राइंग रूम में लेकर बैठती तो तुम्हारे सम्मान में कुछ अंतर न आता। तुम्हारे विषय में वह ऊंचे विचार लेकर जाती। हीरा देवी अब झुलझुला उठी। क्यों तंग किए जा रहे हो? मुझसे नहीं बन पड़ा, तुमने तो कर ही दिया, फिर अब अफसोस किस बात का? और इतने पर संतोष न हो तो जाके उसके आंसू पोंछाओ, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। कहकर हीरा देवी दूसरे कमरे में चली गई। मेज़ पर चाय ठंडी हो रही है। उस तरफ न वकील साहब का ध्यान था न हीरा देवी का। हीरा देवी के जाते ही वकील साहब थके हुए एक कोच पर लेट गए। बात बात पर वह पत्नी के विवाद और बर्ताव से थक गए थे। विवाह से पहले जब उन्हें मालूम हुआ था कि उनकी भावी पत्नी ग्रेजुएट है, संस्कृत में काव्य तीर्थ है, तो उन्हें ना जाने कितनी प्रसन्नता हुई थी। अपने कल्पना जगत में उन्होंने अपने एक छोटे से सोने से संसार को देखा, जिसमें सहयोग से गृहस्थी नंदन वन हो जाती है। इसी सुस्वप्न को देखते देखते वे विवाह के बंधन में बंध गए और उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। मित्रों ने बधाई के पुल बांध दिए। नववधू अधिक सुंदर न थी, पर सुशिक्षित थी, इसका वकील साहब को गर्व था। आज उनका गर्व धूल हो चुका था। रह रह के उन्हें ऐसा जान पड़ता कि जैसे कोई बहुत बड़ी भूल हो गई हो, जिसका प्रतिकार कोई नहीं है। पत्नी के उद्दंड स्वभाव से वे बहुत असंतुष्ट थे। हीरा देवी में उन्हें स्त्रियोचित गुण ढूंढने से न मिलते। पत्नी से अधिक संकोच और शील की मात्रा उनके ही स्वभाव में थी, जिसके कारण वे पत्नी से कभी कुछ न कहते थे, और कहते भी तो कैसे। हीरा देवी आखिर उनसे किस बात में कम थी? वे वकील थे। हीरा देवी भी कुछ दिनों तक पटना के गर्ल्स स्कूल में प्रिंसिपल रह चुकी थी। वकील साहब बीए एलएलबी थे, तो हीरा देवी बीए बीटीसी थी। विद्या, डिग्री या रुपए कमाने की कला वकील साहब से हीरा देवी किसी बात में कम न थी। फिर उनसे वह किस बात में दबती, और दबती भी कैसी? उन्होंने स्त्रियों के समान अधिकार पर बड़े बड़े लेख लिखे और तर्क के द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि स्त्री और पुरुष का प्रत्येक बात में समान अधिकार है। किंतु वकील साहब से कोई पूछता, इस समान अधिकार का परिणाम उनके हक में कैसा सिद्ध हुआ? वे तो जानते ही न थे कि गृहस्थ सुख कैसा होता है। वे तरस रहे थे। हीरा देवी उनके लिए एक मित्र की तरह थी। बाकी घर का सारा काम तो नौकर ही कर देते थे। हीरा देवी भी ग्रेजुएट थी। वे इन छोटी मोटी बातों में अपना अमूल्य समय नष्ट नहीं कर सकती थी, और न कभी वकील साहब की हिम्मत पड़ती थी कि उनसे किसी काम के लिए कहते। 100 की जगह 200 खर्च होता, पर एक दिन भी उन्हें अच्छा भोजन न मिलता। वैसे तो सामने थाली में कई चीज़ें होती, पर सब बेस्वाद, नीरस, जैसे तैसे पेट भरते। हीरा देवी पहली बार गर्भवती हुई। प्रसव के लिए उन्होंने अपनी माता के पास जाना उचित समझा। वकील साहब ने इसे ज़्यादा ठीक समझा, क्योंकि यहाँ इनके घर दूसरी स्त्री कोई थी ही नहीं। अतएव गर्भ के 6ठे मास में ही हीरा देवी अपनी माँ के घर चली गईं। एक दिन कचहरी से लौटकर वकील साहब चाय के लिए बैठे ही थे कि हीरा लाल एक थाली में कुछ मिठाइयाँ, जो एक सुंदर बेल बूटेदार रुमाल से ढकी हुई थी, लेकर आया। बोला घर में बनाया था, सो मैंने कहा था थोड़ा आपके लिए भी ले चलूं। बहू जी तो हैं नहीं, अब आपके लिए कौन बनाता होगा? वकील साहब ने मन ही मन सोचा, थी ही तो कब बनाकर खिला देती थी। प्रगट में बोले, क्यों तकलीफ़ की हीरा लाल जी? महाराज, मेरा महाराज तो बना ही देता जो कुछ मैं चाहता हूँ। हीरा लाल ने धीरे से थाली को मेज पर रख रुमाल हटा लिया। फिर बोला, वकील साहब ये पकौड़ियाँ खाइए, अभी बन रही हैं, बिल्कुल गर्म हैं, और चाय के साथ आपको अच्छी भी लगेंगी। वकील साहब पकौड़ियों के शौकीन थे। तस्तरी के सब पकौड़ी साफ कर गए। हीरा लाल शर्माया, शायद वह बहुत कम लाया था। खाने के बाद बोले, दरअसल हीरा लाल, पकौड़ियाँ बहुत अच्छी बनी थी, बाकी मिठाइयाँ भी बहुत अच्छी हैं। क्या तुम्हारे घर की बनी हैं? हीरा लाल प्रसन्न होकर बोले, हाँ सरकार, हम लोग तो बाज़ार की मिठाई खाते ही नहीं, वह सब अपने हाथ से ही बना लेती हैं। सस्ती की सस्ती पड़ती हैं और बाज़ार से अच्छी भी रहती हैं। वकील साहब बोले, मालूम होता है भोजन बनाने में बड़ी चतुर हैं, पर वह तो मिर्ज़ापुर की तरफ की हैं। देहात की लड़कियों को मैंने भोजन की कला में निपुण नहीं देखा। हीरा लाल बोला, दिनों का फेर समझिए हुजूर। वकील साहब, यह मुंशी नवल किशोर राय की लड़की हैं। एक ही रात डाकुओं ने ऐसा ज़बरदस्त डाका डाला कि इनका सब कुछ लूट ले गए। इन्हें अपनी माँ के साथ जाफ़र मामा
के घर मिर्ज़ापुर में रहना पड़ा। देहात में रहीं तो क्या हुआ, इनकी माँ बहुत चतुर थी, उन्होंने इन्हें सब कुछ सिखाया। उन कान के बूंदों के अतिरिक्त मोतियों का एक चंद्रहार भी उनके पास है। वकील साहब, मैं क्या बताऊं, उनके हाथ में जादू है। मामूली दाल भात बनाती हैं तो भी इतना स्वादिष्ट कि मैं क्या बताऊं। वकील साहब आश्चर्य से बोले, अच्छा, ये मुंशी नवल किशोर राय की कन्या हैं? वह तो इलाहाबाद के बड़े भारी वकीलों में से थे, तभी यह इतनी चतुर हैं। हीरालाल ने प्रसन्नता का भाव जाहिर करते हुए कहा, वकील साहब, गुस्ताखी माफ़ हो, एक अर्ज करता हूँ, आप कल सवेरे मेरे झोपड़े में ही भोजन करिए, हम गरीबों के भोजन का स्वाद भी लीजिए। वकील साहब को अपने मुंशी के यहाँ भोजन करना जरा उचित न मालूम हुआ। बोले, क्यों तकल्लुफ़ करते हो हीरालाल, यह जो इतनी चीज़ें लाए हो यह मेरे लिए कल तक के लिए काफ़ी हैं, फिर क्यों तकलीफ़ करते हो। हीरालाल बोला, इसमें क्या तकलीफ़ की बात है वकील साहब, उसका स्वभाव तो ऐसा ही है कि अगर 10 खाने वाले आ जाएं तो भी उसे दूनी खुशी से बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। सुस्ती तो उसमें नाम की भी नहीं है, और खाने वालों को खिला पिला के चाहे उसके खाने के लिए कुछ भी ना बचे पर उसे बड़ा संतोष होता है। वकील साहब बोले, अच्छा, भोजन तो तुम्हारे घर का मैं स्वीकार कर लेता हूँ, पर मैं वहाँ खाने ना आऊँगा, तुम खाना यहीं ले आना। हीरालाल खुशी खुशी अपने घर गया। वकील साहब कपड़े पहन के क्लब चले गए। क्लब के जाने के बाद उस दिन वकील साहब जल्दी ही लौट आए। उनका जी वहाँ न लगा, एक अजीब सी परेशानी उन्हें तंग किए डाल रही थी। भोजन के लिए महाराज पूछने आया, कई बार पूछने आया, तो जैसे सोते से चौंकर उन्होंने जवाब दिया, नहीं। महाराज इस नहीं का अर्थ कुछ भी न लगा सका। दोबारा फिर पूछा, साहब भोजन लाऊं क्या? वकील साहब झल्ला उठे, बोले, अभी नहीं, अभी मना किया है ना, मत लाओ। क्या एक बार के कहने से नहीं समझ सकते? महाराज चुपचाप चला गया। उस दिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वकील साहब से कुछ बोले, किंतु 9 बजे रात को फिर हीरालाल दरवाज़ा खटखटाता हुआ पहुंचा। वकील साहब इतनी रात को उसके आने का कारण समझ गए, फिर भी और दिनों की तरह उसे झिड़क न सके, बल्कि आदर के साथ बिठाया और नम्रता से बोले, क्या है हीरालाल, मालूम होता है आज पीने के लिए नहीं है कुछ। हीरालाल हंस पड़ा और बोला, सरकार, जब आपके पास हूँ तो मुझे क्या तकलीफ़ है, जब मेरे पास ना रहेगा तो आप ही के पास आऊँगा। अच्छा, यह बात है, कहते हुए वकील साहब ने 2 रुपये जेब से निकाल कर फेंक दिए। आज पहली बार हीरालाल को बिना किसी प्रकार की झिकझिक किए पीने के लिए इतनी आसानी से रुपया मिल गया। रुपया तो वह सदा ले ही लेता था, किंतु घंटों माथापच्ची के बाद वकील साहब के इतने शीघ्र रुपया निकाल कर देने का अर्थ उसने लगाया उस दिन की अत्यधिक आमदनी। रुपया उठाते उठाते बोला, मालूम होता है आज खूब आमदनी हुई वकील साहब, रुपए हों तो 2-3 और दे दो ना घर खर्च के लिए। बिल्कुल नहीं है, वकील साहब बोले। अच्छा, तुम्हें 2 दे दिए तो तुम लालच में पड़ गए? हीरालाल नम्रता से बोला, नहीं वकील साहब, घर में तंगी ना होती तो मैं कभी ना मांगता, आप तो मुझे जानते ही हैं, मुझे बस पीने भर को मिल जाए तो मुझे कुछ ना चाहिए। आज तो उसने कहा कि रुपया चाहिए इसलिए आपके पास आया, नहीं तो क्या कभी कहता। आज की वकील साहब की आमदनी कुल 5 रुपये ही थी। उन्होंने बाकी के 3 रुपये निकालकर हीरालाल के हवाले कर दिए। देते देते उन्होंने ताकीद की, देखो सबके मत पी जाना, घर खर्च के लिए दे देना। हीरालाल बोला, नहीं वकील साहब, मैं क्या पागल हूँ, मैं पहले घर में देकर ही पीने जाऊँगा। हीरालाल चला गया। वकील साहब फिर पलंग पर लेटे रहे। उन्हें नींद न आई। उन्होंने अपने और हीरालाल के जीवन की तुलना की। चतुर सुशील स्त्री पाकर वह कितना सुखी है, उसका गृहस्थ जीवन कितना आकर्षक है। वह मामूली मुंशी, साधारण स्त्री, पढ़ी लिखी ग्रामीण बालिका है, फिर भी गृहस्थी को स्वर्ग बना रखा है। मैं हूँ एक शहर के बड़े वकील में 500-700 मासिक तो कमा ही लेता हूँ। बंगला है, मोटर है, सुंदर बगीचा है, स्त्री संस्कृत में अंग्रेजी में ग्रेजुएट। लोग तो यही समझते होंगे कि मैं कितना सुखी हूँ। मित्र लोग आकर मेरी किस्मत की सराहना कर जाते हैं, किंतु मेरी किस्मत कैसी है मेरे सिवाय कौन जान सकता है। सुशील पत्नी के होते हुए भी मनुष्य सुखी नहीं रह सकता। सच्चे गृहस्थ के सुख के सामने सारे संसारिक सुख हैं।
वह गृहस्थ सुख मेरी किस्मत में है ही नहीं। काश मैं किसी मामूली पढ़ी लिखी स्त्री से विवाह करता तो वह सुशील होती और कितना जीवन सुखी होता है। यदि सुशीला ना भी होती तो कम से कम बात में आकर्षण होता, तर्क तो न देती, हर बात में अपनी विद्वता की छाप तो न जमाने लगती। किंतु यहाँ तो और ही बात है। हीरा अपने सामने मुझे कुछ नहीं समझती है, दूसरों के सामने उसे कुछ कहते मैं डरता हूँ, ना जाने कैसा उच्छृंखल उत्तर दे दे। मैं स्त्री को समान अधिकार देने का विरोधी नहीं हूँ, किंतु वो इतना समझती कहाँ है। वे अधिकार पाते ही उसका दुरुपयोग करने लगती हैं। स्त्रियों के लिए कोमलता, लज्जाशीलता और नम्रता आवश्यक है, पर यह सब बातें हीरा देवी में कहाँ। किंतु इसमें हीरा का दोष कहाँ है? दोष तो उसकी शिक्षा का है। फिर मैं शिक्षा को दोष कैसे दूँ? उसकी छोटी बहन मीरा भी तो एमए में पढ़ रही है, इतनी सुशील लज्जाशील है कि सीधी तरह आंख उठाकर बात नहीं करती किसी से। कुछ नहीं, सब मेरी किस्मत का दोष है। पत्नी कैसे मिलती? उन्होंने कमला और हीरा की तुलना की। कमला उन्हें साक्षात लक्ष्मी सी और हीरा अहंकार अभिमान की प्रतिमा जान पड़ी। वे पहले ही दिन पहली ही दृष्टि में कमला के रूप पर मुग्ध हो गए। आज वह उसके गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे, किंतु इतना वह जानते थे कि जीवन में अनेक बार ऐसे अवसर आते हैं जब इंद्रियां मनुष्य को अपना दास बना लेती हैं। जानता हुआ मनुष्य अनजान बन जाता है, समझदार भी नासमझ हो जाता है। इसलिए वह कमला के रूप और गुणों पर मुग्ध होते हुए उससे दूर दूर रहना चाहते थे। वे उस पवित्र फूल को, जिसका सौरभ उन्हें बहुत प्रिय था, छूकर अपवित्र ना करना चाहते थे। इसलिए वह पास भी आने से डरते थे। संभव है पास पहुंचकर वे छू लेने का लोभ संवरण न कर सकते तो उसका दुष्परिणाम क्या होगा। उसके भयंकर दुष्परिणाम का काला चित्र वकील साहब की आंखों के सामने खिंच गया। वे घबराकर उठ बैठे, पास ही मेज पर रखा हुआ हीरा का चित्र उठाकर देखने लगे, किंतु उस चित्र को कई बार देखने पर भी उन्हें कमला ही दिखी। वे घबराकर इधर उधर करवटें बदलने लगे, अंत में यह निश्चय करके कि मैं सवेरे हीरा लाल के यहाँ भोजन की अस्वीकृति कर दूंगा। न जाने उन्हें कब नींद आ गई। सवेरे जब वकील साहब सोकर उठे तो दिन चढ़ाया। हीरा लाल अपने कई वकीलों के साथ वकील साहब की इंतजारी में बैठा था। वकील साहब उठे, कहाँ तो सोने के पहले उन्हें आश्चर्य हुआ कि हीरा लाल के घर का भोजन अस्वीकार कर देंगे। चाय पीते पीते महाराज से बोले, मैं आज खाना ना खाऊंगा, मेरे लिए ना बनाना। और खाना बनाना ही किसके लिए था? महाराज को बिना मांगे ही छुट्टी मिल गई। इधर भोजन के समय जब हीरा लाल वकील साहब से पूछने आया, उन्होंने कहा, चलो वहीं चल के खा लेता हूँ, तुम भी घर रहोगे, बार बार दौड़ने से बचोगे। हीरा लाल और चाहता ही क्या था, वकील साहब को लेकर अपने घर पहुँचा। वकील साहब घर की सफाई देखकर दंग रह गए। छोटे छोटे 2 कमरों को कमला ने ढंग से सजा रखा था। इतनी सफाई थी कि वह उनकी चतुराई से चकित हो गए। उन्हें स्वप्न में भी आशा न थी कि उनके नौकरों के रहने की कोठरी नंदन कानन बन रही है। जो घर कमला सी चतुर गृहिणी के आलोक से अवलोकित रहे, उसको नंदन कानन बनना ही पड़ेगा। वकील साहब दूसरी कोठरी में बैठ गए। बीच के दरवाजे में फटी हुई साड़ी का ही सिला हुआ हल्के रंग का पर्दा पड़ा हुआ था। पर्दे के पीछे वकील साहब को बार बार कमला के पैरों की पाजेब की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती थी, जिसे रह रहकर उनका मन चंचल हो जाता। जिन पैरों के पाजेब की मधुर ध्वनि वकील साहब के हृदय को डोलायमान किए डाल रही थी, उन पैरों को एक बार चूम लेने के लिए उनका मन आतुर हो उठा। हीरा लाल ने आसन बिछा के पानी रखा। कमला थाली परोस लाई। आज उसने बहुत मामूली हल्के रंग की साड़ी पहन रखी थी। नीले रंग में उसका रूप और भी निखर रहा था। खाना बहुत सादा था, दाल चावल रोटी और 2 तरह की मामूली तरकारी, किंतु सादा होने पर भी बहुत स्वादिष्ट और रुचिकर था। मिर्च मसाला बहुत कम था। फिर भी ना जाने क्या था कि वकील साहब रोज़ से कहीं ज़्यादा खा गए। खाते खाते बोले, हीरा लाल, मुझे इसी प्रकार का खाना अच्छा लगता है, किंतु महाराज तो ज़रूरत से ज़्यादा ही मिर्च मसाला भर देता है। परिणाम यह होता है कि मैं कभी पेट भर भोजन नहीं कर पाता। तुम अपनी स्त्री से कहो कि वह महाराज को भी खाना बनाना सिखा दें। कमला ने धीरे से कुछ कहा। हीरा लाल हंसता बोला, वकील साहब, वह कह रही हैं कि आप यूं ही ना खा लिया करें। वकील साहब हंसकर बोले, सो यहाँ किस्मत में मेरे नहीं है, सबको थोड़े ही ऐसा खाना नसीब होता है। कहते कहते साहब चले गए। कचहरी की देर हो रही थी। हीरा लाल भी जल्दी जल्दी भोजन करके भागा। आज
वह भी वकील साहब की कार में ही बैठकर कचहरी गया। प्रशंसा झूठी हो या सच्ची, किंतु ऐसी चीज़ जिसको सुनकर मन प्रसन्न हो जाता है। मनुष्य का स्वभाव है प्रशंसा से प्रसन्न होना। अपनी प्रशंसा के इतने बनते पुल सुन कमला पुलकित हुई। अब वह दूने उत्साह के साथ चीज़ें बनाती और नित्य ही कोई न कोई वस्तु बनाकर वकील साहब के यहाँ भेजती। उसके हृदय में और कोई भावना थे, किंतु प्रशंसा पाने की लालसा जरूर थी। वकील साहब इसका दूसरा ही अर्थ लगाते। वे बार बार सोचते कि जिस प्रकार मेरे हृदय में उसके लिए प्रेम का सूत्रपात है, उसी प्रकार कमला के हृदय में भी तो नहीं। वे सदा इसी चिंता में रहते, किंतु प्रेम प्रकट करने का उन्हें साहस न होता। वे अपनी चरित्रता पर धब्बा नहीं लगने देना चाहते थे, किंतु होनी को कौन टाल सकता है। इस बार जब वे हीरालाल की तनख्वाह देने लगे तो 10 रुपये के स्थान पर 15 रुपये दिए और कहा, हीरालाल, मेरी आमदनी बढ़ गई है, इसलिए तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दी है। इस महीने से तुम 15 रुपये लिया करना। हीरालाल को मुँह मांगी मुराद मिल गई। खुशी खुशी घर आया, पत्नी के हाथ पर रुपया रखता हुआ बोला, कमला, तुम साक्षात लक्ष्मी हो। जिस दिन से तुम आई हो मुझे लाभ ही लाभ है। वकील साहब ने मुझसे कभी सीधे रुख बात नहीं किया, अब दोस्तों का सा बर्ताव रखते हैं। कहाँ तो सदा निकाल देने की धमकियाँ देते थे, आज इस महीने से 15 रुपये की तनख्वाह कर दी। अब तुम कहो लक्ष्मी हो या नहीं। तनख्वाह बढ़ने की खुशी में मैं उन्हें कल ही दावत दे आता हूँ। ज़रा इस बार गहरा माल बने, 5 रुपये ऊपर वाले खर्च कर दो, परमात्मा बहुत देगा। वकील साहब दूसरे दिन हीरालाल के यहाँ खाने आए। आज कमला ने कई तरह की भोजन सामग्री तैयार की। हीरालाल थाली परसवा के वकील के सामने रख ही रहा था कि बाहर से कुछ मुवक्किलों ने आवाज़ दी। हीरालाल कमला से कहकर कि तुम वकील साहब को खिला दो, मैं ज़रा मुवक्किलों को संभाल लूँ वरना बहक जाएंगे, बाहर चला गया। सामने ही दूसरे वकील का घर था। उसे डर था कि कहीं मुवक्किल दूसरे वकील के घर न चले जाएं। हीरालाल मुवक्किल से बातचीत कर रहा था। कमला वकील साहब को खाना खिला रही थी, बिल्कुल एकांत, और सामने वही वस्तु जिसके वे भक्त थे। वकील साहब कुछ हतप्रभ और चंचल से हो गए। वे बोले, खाना इतना अच्छा बना है कि जी चाहता है कि बनाने वाले का हाथ चूम लूँ। कमला कुछ न बोली। उसे यह एकांत अच्छा न लगा। उसे वकील साहब के चेहरे की लाली और आंखों की उन्मत्तता साफ दिख रही थी। हाथ धुलाने के बाद कमला टॉवेल देने लगी। वकील साहब टॉवेल लेकर कमला की ओर झुके। कमला हाँ हाँ क्या करते हैं कहकर पीछे सरकी। पीछे दीवार होने के कारण ज़्यादा ना हटी। वकील साहब ने जरा झुककर कमला के होठों पर अपने होठ जड़ दिए। ना चाहते हुए भी कमला इसका विरोध न कर सकी। कुछ क्षण कमला के अधरामृत का पान कर बिना कुछ कहे ही वकील साहब बाहर चले आए। वकील साहब के बाहर आने के बाद हीरालाल भी खाना खाने गया। आज फिर वकील साहब के साथ हीरालाल को कचहरी जाना पड़ा। हीरालाल के कचहरी जाने पर कमला वकील साहब के कृत्य पर बार बार विचार करती रही। उसे रह रहकर उनके साथ अपने पतन का दुख हो रहा था, किंतु उसने तो कभी सोचा भी ना था यह मामला इस हद तक पहुंच जाएगा। शाम हुई। आज वकील साहब क्लब न जा सके। उनका चित्त उदास था। आज हीरालाल को कोई आमदनी भी न हुई। इससे वह दुखी था और पीने के लिए व्याकुल था। वह फिर वकील साहब के पास आया। वकील साहब को समझते देर न लगी। 1 रुपया निकालकर उसके हाथ में रख दिया। हीरालाल कलारी की तरफ भागा। वकील साहब धीरे धीरे हीरालाल के घर की ओर गए। जूते की आवाज़ सुनकर हीरालाल के धोखे कमला ने उठकर दरवाज़ा खोल दिया। सामने वकील साहब को खड़ा देख वे बहुत घबराई। अब न दरवाज़ा बंद करते बनता था न खोलते। कुछ क्षण तक दरवाज़ा पकड़े खड़ी रही, फिर बोली, क्या चाहिए आपको? वकील साहब रूंधे हुए कंपित स्वर में बोले, तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। कमला ज़रा भीतर बैठ जाने दो, फिर कहता हूँ। कमला दरवाजे से सरक गई। वकील साहब आकर भीतर कुर्सी पर बैठ गए। कहा, मुझे अपने कृत्य पर बड़ा दुख है। कमला, तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो? कमला कातर स्वर में बोली, मैं नाराज़ हूँ या खुश, अब पूछकर क्या होगा? यह आपको पहले ही सोचना चाहिए था। फिर भी मैं आपसे पूछती हूँ, आखिर हट से क्या लाभ है? मेरी और आप दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। वैसे आपको तो विशेष क्षति ना होगी, किंतु मैं कहीं की ना रहूँगी। वकील साहब ने भर्राए स्वर में कहा, कमला, मैं तो पागल हो रहा हूँ। मेरी दवा को तुम्हें छोड़कर कोई और नहीं कर सकता। वैसे आज जो कुछ भूल हो गई है उसे क्षमा करो। तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध मैं तुम्हें कभी हाथ न लगाऊंगा। तुम्हारे जीवन को बर्बाद होने की बात रही सो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ,
मैं हीरालाल को कभी किसी हालत में ना अलग करूँगा और तुम्हारा जीवन मेरे जीते कभी बर्बाद ना हो सकता। कमला ने दीन भाव से पूछा, फिर भी ये कहाँ तक उचित है कि जो आदमी आपका विश्वास करे उसी के साथ अविश्वास? कभी इन्हें जरा भी शक हुआ तो मेरे और आपके विषय में क्या सोचेंगे? वकील साहब बोले, कमला शक कैसे होएगा? कहकर उठकर पास खड़ी कमला का उन्होंने गाढ़ा आलिंगन कर लिया और उसी शाम उनका पतन हो गया। इस बात से कमला को जो कुछ दुख था वह तो था ही। वकील साहब भी अपने कृत्य से संतुष्ट न थे। न जाने कितने दिन और कितनी रातें उन्हें बेचैनी से बितानी पड़ी, किंतु कार्यक्रम का ज्यों का त्यों उनका चलन बराबर रहा। रोज़ शाम को हीरालाल जब कलारी जाता तो उसी समय वकील साहब अपनी मधुशाला में पहुंच जाते। यह क्रम महीनों चला, किंतु हीरालाल को कुछ भी शक न हुआ। धीरे धीरे कमला को गर्भ के लक्षण प्रकट हुए। विवाह को 9 साल हो चुके थे। इतने दिन बाद ही सही, हीरालाल ने तो उम्मीद छोड़ दी थी, किंतु जब उसे मालूम हुआ कि कमला गर्भवती है तो उसको बेहद खुशी हुई। उसने मन ही मन सोचा, वकील साहब के यहाँ लड़का हुआ तो ईश्वर ने उसके यहाँ भी भेज दिया। इसमें क्या रहस्य है, बेचारा हीरालाल न जानता था। एक दिन हीरालाल भोजन के बाद रुपया लेकर कलारी की तरफ चला। रास्ते में उसका एक लेनदार मिल गया। उसे हीरालाल से करीब 10 रुपए लेने थे। हीरालाल को देखते ही उसने 10 तो सीधे सीधे सुनाई और रुपए छीन लिए। अब कलारी जाके हीरालाल क्या करता? लाचार घर की तरफ लौट पड़ा। घर आकर अपने घर में उसे वकील साहब को बैठा पाया। अपने घर में वकील साहब को देख हीरालाल को और हीरालाल को देख अचानक उस समय वकील साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु वकील साहब चतुर थे। बोले, क्यों हीरालाल, हमेशा तो मुझे भोजन के लिए पूछा करते थे, आज जब मुझे घर में ढंग से खाना ना मिला तो पहले से ही खा पी कर बैठ गए। हीरालाल बोला, अरे तो और बन जाएगा वकील साहब। उसने पत्नी को वकील साहब के लिए कुछ बनाने का इशारा किया। वकील साहब रोकते हुए बोले, नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ़ देते हो? मैं जानता हूँ तुम लोगों ने खाया पिया ना होगा तो मैं कुछ भी खा लेता। फिर हंसकर बोले, और तुम्हारा क्या हाल है? मालूम होता है आज चढ़ाई नहीं। हीरालाल के हृदय में कुछ आशा का संचार हुआ। इस समय मदिरा से अधिक आकर्षक कोई भी चीज़ दुनिया की उसकी दृष्टि में न थी। बोला, चढ़ाता कैसे वकील साहब? एक साला लेनदार मिल गया, रुपया ही छीन लिया, फिर मैं कलारी तक नहीं गया। जाके करता भी क्या? वहाँ कहीं दूसरे को पीता देखता तो और जी खराब होता। आपके पास हो सरकार तो जिला लो, नहीं तो बिना खुराक के मर जाऊँगा। जेब में से 5 रुपए का नोट निकालते हुए वकील साहब बोले, मेरे पास छुट्टा रुपया तो नहीं है और तुम्हें रुपया देते हुए डर लगता है, नशे के झेक में ना जाने कितना पी जाओ। हीरालाल बोला, नहीं सरकार, ऐसा कहीं कभी नहीं हुआ, मैं तो उतना ही पीता हूँ, मेरी खुराक उतनी ही है, बस 1 रुपया 8 आना की। हीरालाल नोट लेके जाते जाते कमला से बोला, वकील साहब को कुछ खिला के ज़रूर भेजना। वकील साहब बोले, अरे पहले अपनी फिक्र कर लो फिर हमारी करना। हीरालाल हंसता हुआ चला गया। जब हीरालाल आंखों से ओझल हुआ तो कमला का आलिंगन करते हुए वकील साहब बोले, तुम इस शराबी की दास हो कमला। यदि बदलने का कानून होता तो मैं हीरा को देख के तुम्हें ले लेता। हीरालाल के साथ भले खुश न रहती, पर तुम्हारी सरीखा सुखी तो दुनिया में कहीं ढूंढने को न मिलता। कमला ने कुछ उत्तर ना दिया। विदाई की अंतिम छाप कमला के होठों पर लगा वकील साहब घर वापस आए। कमला के गर्भ का 5वां महीना चल रहा था। हीरालाल खूब पी के लौटकर 3.5 रुपए कमला के सामने फेंक दिए। फिर वह खाट पर बेहोश होकर गिर पड़ा। आज उसने दूनी चढ़ा ली। धीरे धीरे हीरालाल को अपनी स्त्री और वकील साहब के चरित्र के विषय में कुछ कुछ संदेह होने लगा, किंतु कुछ भी कहने की हिम्मत न पड़ती। जब तक वह अपनी आँख से कुछ देख न ले कैसे कहे। लेकिन इस विचार मात्र से उसका हृदय बड़ा विचलित हुआ। अब वह ज़्यादा पीने लगा, किंतु इस पर भी उसे शांति न मिली। वह बड़ा व्यथित और घबराया रहता। एक दिन वह कमला से बोला, कमला, जाने क्यों मुझे तुम्हारा और वकील साहब के साथ इतना मिलना जुलना पसंद नहीं आता। कमला ने कहा, मैं उनके घर तो नहीं जाती, तुम्हें उन्हें मना कर दो ना, मैं उनसे कभी न मिलूँगी। हीरालाल निरुत्तर हो गया। वकील साहब को रोकने का उसमें साहस न था। उसने सोचा मकान ही बदल लूँ तो अच्छा रहेगा। वह मकान की तलाश में चला। रुपए लेकर कलारी की तरफ जाने के इरादे से निकला, किंतु कुछ ही दूर जाने पर उसे कुछ मुवक्किल मिल गए।
वह उन्हें लेकर लौटा। बंगले आने पर मालूम हुआ कि वकील साहब क्लब गए हैं। मुवक्किलों से बातचीत करके 5 रुपए फीस की पेशगी ले हीरालाल उन्हें सवेरे आने की ताकीद कर अपने घर चला। वह रबर सोल जूते पहनता था, इसलिए जूतों की आवाज़ न हुई। वह बरामदे पर पहुंचकर उसने देखा कि सामने का दरवाज़ा बंद है। अंदर से वकील साहब और कमला के हंसने की आवाज़ आ रही है। वह चुपचाप कुछ क्षण खड़ा रहा। उसने सुना कमला कह रही थी, लड़की हो या लड़का है तो तुम्हारा ही, उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी ही रहेगी। मैं यह न देख सकूंगी कि तुम्हारा बच्चा मोटर पर बैठकर घूमे और दूसरा पैर घसीटता हुआ जाए। वकील साहब बोले, पगली हो क्या? तुम्हें भी मैं यहाँ ना रहने दूंगा, तुमको लेके भाग जाऊंगा। वकालत, मकान, बगीचा सब हीरा और हीरालाल के हैं। मेरे पास बस तुम रहो, मैं दुनिया की सारी संपत्ति ठुकरा दूंगा। मोटर मैं अपने बच्चों के लिए साथ रखूंगा, कहीं भी रहूंगा, कमा खाऊंगा। ना तैयार इस बात के लिए? कमला हंस पड़ी। हीरालाल अधिक सुन न सका। संताप में वह पागल सा हो रहा था। उसने जोर से एक ठोकर दरवाजे पर लगा दी। दरवाज़ा अंदर से बंद था। वह क्षण भर भी न ठहर सका। तेजी से बाहर अहाते की तरफ निकल गया। अंधकार में किधर अदृश्य हो गया कोई नहीं जानता। इस घटना को कई मास बीत गए। अब कमला और वकील साहब के संबंध की चर्चा घर घर में थी। संदेह तो लोगों पहले से ही था, किंतु हीरालाल के इस प्रकार अचानक लापता हो जाने से संदेह करने का और भी पुख्ता कारण मिल गया। एक सखी ने कुछ गोलमाल करके हीरा देवी को लिखा। यह भी लिखा कि फ़ौरन चली आएं। इस समय एक ही दिन पहले हीरा देवी को पति का पत्र मिला था, जिसमें लिखा था कि यहाँ कई तरह की मौसमी बीमारियाँ फैली हैं। ऐसे में तुम बच्चे को लेकर यहाँ मत आना, मैं स्वयं तुम्हें लेने आऊँगा। अब हीरा देवी पति के असली मतलब को समझी। उनके सिर से पैर तक आग लग गई। उसी दिन रात की ट्रेन से वह रवाना हो गई। उनके पहुँचने से 15 दिन पहले ही बंगले में एक कमरे में कमला को कन्या हुई। हीरा देवी के इस प्रकार अचानक पहुंचने की वकील साहब को संभावना न थी। वह किंग कर्तव्य विमूढ़ से हो गए। उनकी समझ में न आया कि क्या करें। पहुंचने के कुछ ही घंटे बाद हीरा देवी ने देखते ही देखते कमला को बच्ची समेत बंगले के बाहर निकाल दिया। बंगले से निकलते समय कमला वकील साहब के दफ्तर की तरफ मुड़कर बोली, मुझे उन कोठरी में से एक में रहने दो। मैं इतना नन्हा बच्चा लेकर कहाँ जाऊँ? फिर मुझसे चला भी तो नहीं जाता। वह अपनी बात पूरी भी न कर पाई कि अचानक हीरा देवी आ गई। डांट के बोली, सीधी निकल जाओ, मेरी इच्छा के विरुद्ध तुम इस अहाते में पैर नहीं रख सकती। वकील साहब बुद्ध की तरह बैठे रहे। उनसे कुछ भी न कहा जाता रहा। उनकी आंखों के सामने जिसे उन्होंने इतना आश्वासन दे रखा था, वही कमला गिरती पड़ती किसी प्रकार बंगले से बाहर चली गई। किसी को उस पर दया नहीं आई, किसी ने उसे शरण न दी। अपने पाप के फूल को हृदय से लगाए संताप के आंसू बहाती हुई कमला निरुद्देश्य भाव से चली जा रही थी। तो इस तरह आपने सुनी एक मनोवैज्ञानिक कहानी, कान की बूंदी। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। पुनः हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे इसी तरह किसी नए तथ्य के साथ और अन्य परीक्षा उपयोगी सामग्री का संकलन हमारे चैनल पर है, तो आप उसे भी अवश्य सुनें और अपना सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएं। पुनः आपके समक्ष फिर भेंट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।